दोस्तों लद्दाख में सोनम वांगचुक की तरह किए जा रहे 21 दिनों के क्लाइमेट फास्ट में 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक दोस्तों गवर्नमेंट में इसको लेकर कोई रिप्लाई निकलकर सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी दुख की बात दोस्तों ये है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर में इतनी बड़ी घटना को दोस्तों अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कवर नहीं किया गया है। आप बीबीसी की कटिंग को देख सकते हैं, अल जजीरा की कटिंग को देख सकते हैं, जहां पर विदेशी मीडिया इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर रही है, लेकिन भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों इसको अभी तक कवर नहीं कर रही है। बल्कि कुछ जो अपवाद में है, कुछ मीडियाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर रेयर जो मीडियाएं हैं इनको कवर नहीं कर रही है। लेकिन आइए दोस्तों आज हम कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना को समझने की कि एक्चुअल में क्या कारण है कि दोस्तों लद्दाख में इतना मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है, जहां की दोस्तों कुल आबादी के लगभग 10% पॉपुलेशन दोस्तों 30,000 के आसपास लोग दोस्तों इस प्रोटेस्ट में निकल चुके हैं। आइए दोस्तों आज इस घटना को बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं करना चाहती है। आइए दोस्तों आज इन सब चीजों को बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लद्दाख की कुल पॉपुलेशन का लगभग 10% पॉपुलेशन दोस्तों इस प्रोटेस्ट में भाग ले चुकी है और ये प्रोटेस्ट दोस्तों इतना बड़ा हो चुका है कि ये जो वीडियोस आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर आप समझ सकते हो कि ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा है। और इस प्रोटेस्ट का दोस्तों पूरा का पूरा जो नेतृत्व किया जा रहा है वो सोनम वांगचुक के द्वारा किया जा रहा है। हम दोस्तों बात करेंगे कि सोनम वांगचुक एक्चुअल में है कौन, लेकिन उसके पहले दोस्तों इनकी मांगों को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इनकी शॉर्ट में मांगे क्या है। तो दोस्तों ये मांग कर रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं एक दोस्तों फुल फ्लैग जो बेसिकली स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इनको 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। अर्ली रिक्रूटमेंट का दोस्तों इनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ऐसे दोस्तों कुछ मांगे हैं। इन मांगों को दोस्तों हम विस्तार से भी समझने की कोशिश करने वाले, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गवर्नमेंट इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं कि जो नेतृत्व किया जा रहा है सोनम वांगचुक के द्वारा वो एक्चुअल में कौन है। दोस्तों सोनम वांगचुक के बारे में आप में से अगर बहुत से लोगों को नहीं पता है तो दोस्तों अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो उसमें दोस्तों रेंचो का जो रोल निभाया गया है वो बेसिकली उसी का जो एक एग्जिस्टेंस डायरेक्टर हमको देखने को मिलता है इस दुनिया में, वो दोस्तों खुद सोनम वांगचुक देखने को मिलते हैं। दोस्तों उन्हीं से इंस्पायर होकर दोस्तों इस घटना को पूरा बनाया गया था। रेंचो जो एक कैरेक्टर देखने को मिलता है वो वही है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में तो दोस्तों एक तरह देखा जाए तो ये प्रोफेशन से बेसिकली एक इंजीनियर हुआ करते हैं, लेकिन दोस्तों लद्दाख के अंदर में इनके इनोवेशन इतने जबरदस्त हैं कि इनको दोस्तों अभी तक रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही दोस्तों इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का निर्माण भी किया था लद्दाख के अंदर में। इसके साथ ही दोस्तों एक सोलर से चलने वाले जो आर्मी टेंट होता है उसका भी निर्माण दोस्तों ने लद्दाख के अंदर में किया था। तो एक दोस्तों बहुत ही विख्यात अगर हम कहेंगे तो भारत के अंदर में साथ ही पूरे विश्व के अंदर में अगर आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक के बहुत बड़े दोस्तों एक एक्टिविस्ट के रूप में निकलकर सामने आते हैं। और इनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का मूवमेंट चलाया जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि इसका कोई ना कोई तो योगदान होगा, इनका कोई ना कोई तो मकसद होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इतना बड़ा जो मास मूवमेंट चलाया जा रहा है, पहली बात दोस्तों इसको कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा है। तो जो भी जानकारी दोस्तों हमको सोशल मीडिया से निकलकर सामने आती है या फिर जो गिने चुने न्यूज़पेपर से निकलकर सामने आती है हम उनको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि दोस्तों इस घटनाक्रम में हो सकता है कि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी जो हो सकती है कि पूर्ण रूप से सत्य ना हो। तो अगर आपको लगेगा कि कोई भी जानकारी जो अगर हमारे द्वारा गलत बताया गया है तो आप निस्संदेह उसको करेक्शन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति नहीं है और ना तो हम कोई पत्रकार है ना तो कोई हम संवाददाता है, क्योंकि दोस्तों हम जगह जगह पर जाकर पत्रों को एकत्र करते हैं या फिर घटनाओं को एकत्र करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा सीधा सा काम यही होता है कि जो घटनाएं दोस्तों ट्रेंड पर चल रही होती है सोशल मीडिया से उनकी जानकारी को शुद्धता के साथ में निकाल कर लेकर आना और आपके सामने प्रस्तुत करना। ऐसे में हो सकती है कि दोस्तों कुछ गलतियां हमारे साथ में हो जाए तो उन गलतियों को माफ करते हुए नीचे कमेंट में दोस्तों हमारी गलतियों को जरूर से पेश कीजिएगा। अब सीधे दोस्तों इनके डिमांड को शुरू करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इनका डेमोग्राफी क्या है। जब लद्दाख को आप भारत में देखते हैं दोस्तों, आप नॉर्दर्न मैप को जो भारत में देखते हो तो आपको सबसे पहले दोस्तों लद्दाख ही देखने को मिलता है ऊपर की तरफ में। लद्दाख आपको पता है कि दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 के दिन में जब दोस्तों हमने आर्टिकल 370 को वहाँ पर हटाया था, एब्रोगेट किया था, तो उस समय दोस्तों हमें 2 यूटी देखने को मिलते थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख था। इसी प्रकार से दोस्तों लद्दाख यूटी देखने को मिलता है, उसमें आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, एक लेह और एक कारगिल देखने को मिलता है। यहाँ की जो कुल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है वो कुछ 2.7 लाख के आसपास देखने को मिलती है, मतलब 2,70,000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। इनकी जो सबसे बड़ी दोस्तों मांग ये है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट की जाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है वहां पर भी यूटी है, जबकि लद्दाख भी एक प्रकार का यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी की तरह विधानसभा बनाते हुए यूटी का दर्जा दिया जाना है। ऐसे में आने वाले समय में दोस्तों सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमें जम्मू कश्मीर के अंदर में इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो वहां के लोगों को दोस्तों एक तरह से देखा है तो यूटी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन वहां पर विधानसभा का भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे वहां के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो काफी बेहतरीन होगा। वहां के लोगों की जो बातें होंगी वो पूरी तरह से दोस्तों विधानसभा के अंदर में, और वहां के लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ज्यादा होने के कारण लोकसभा राज्यसभा में उनकी जो बातें होंगी संसद में वो पहुंच पाएगी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मांग तो यही निकलकर सामने आती है कि सबसे पहले लद्दाख को दोस्तों जो है एक डेमोक्रेटिक देखा जाए तो एक स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक स्टेट का दर्जा देने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है विधानसभा के समान दोस्तों यहाँ पर एक यूटी का गठन किया जाना चाहिए, या फिर उनको जो है फुल फ्लैक्स स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंपली निकलकर
सामने आता है कि या तो दोस्तों लद्दाख के अंदर में पूरी तरह से राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर लद्दाख के अंदर में यूटी को रखते हुए वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में वृद्धि की जानी चाहिए। अभी तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, लोकसभा के अंदर में वहां पर केवल एक आपको जो है एक एमपी आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि दोस्तों 2 से 3 लाख लोगों की यहाँ पर पॉपुलेशन है और उनका सिर्फ दोस्तों लोकसभा के अंदर में एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब वहाँ की लोगों की बातों को पहुंचाने के लिए केवल और केवल एक बीजेपी का ही एमपी देखने को मिलता है। तो उनकी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जब से दोस्तों वहाँ पर 370 को एब्रोगेट किया गया है, उसके पहले दोस्तों वहाँ पर जो पूरी तरह से डेमोक्रेसी थी, लेकिन जब से दोस्तों वहाँ से हटा दिया गया है 370 को, उसके बाद से दोस्तों वहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहाँ के लोगों का जो एक्चुअल प्रतिनिधित्व था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो दिल्ली के वहाँ से बैठ के दोस्तों वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो शासन कर रहे हैं, उनके अंदर में दोस्तों जितने भी लोग काम करते हैं उनके अधीन दोस्तों उनको रहना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी जो मांग इनकी निकलकर सामने आती है दोस्तों वो ये है कि इनको जो है 6th शेड्यूल के अंदर में दर्जा दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दोस्तों 6th शेड्यूल के अंतर्गत में हमें 4 राज्य देखने को मिलते हैं, जिसमें दोस्तों असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर दोस्तों ये जनजातीय क्षेत्र देखते हैं। इनको प्रशासन के लिए एक एडीसी का गठन का बात किया जाता है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गठन का बात किया जाता है, और उसी के अंदर में दोस्तों लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल से होता है कि कुछ अगर अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, बेसिकली जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोगों के दोस्तों अलग कल्चर होते हैं, अलग संस्कृति होती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए वहां के लोगों को दोस्तों कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको एक उदाहरण देखने को मिलता है, जिसके लिए दोस्तों एक एडीसी की स्थापना की जाती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की जाती है, जिसके कारण दोस्तों वे जो है अपने किसी मामले में जो निर्णय होते हैं कुछ मामलों के अंदर में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उनकी भी मांग है कि वहाँ के लद्दाख के अंदर में नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लद्दाख के अंदर में वहाँ के लोगों की संस्कृति को बचाए रखने के, वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को दोस्तों विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनको भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरी जो इनकी मांग निकलकर सामने आती है दोस्तों वो है कि एक पीएससी का गठन किया जाना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। बेसिकली आज के समय में हम देखते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर में हो या उत्तराखंड के अंदर में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में, बिहार का हो, इन सब के पास दोस्तों अपना कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो यहाँ पर रहते ही हैं, लेकिन राज्य सरकार के लिए दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए विशेष रूप से यहाँ के लोगों का ख्याल रखने के लिए, यहाँ के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लद्दाख के अंदर में दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से जो नियुक्त किए गए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उन पर शासन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि दोस्तों उनको जो किसी विशेष प्रकार की सुविधाएं पहुंचानी होती है तो दोस्तों वो उनको उनके द्वारा नहीं मिल पाती। ऐसी अवस्था में इनके लिए एक अलग से दोस्तों एक अर्ली रिक्वायरमेंट के लिए दोस्तों व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके कारण दोस्तों वहीं के राज्यों को दोस्तों किसी विशेष प्रकार के रक्षण देते हुए वहाँ के लोगों को उस कमीशन में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। तो दोस्तों ये तो कुछ आपको मांग देखने को मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो आपने नोटिस किया है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है कि दोस्तों आपने अगर पूरे वीडियोस में हमें देखा है तो मैंने आपको वीडियो के पहले में बोला था कि दोस्तों यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आती है क्लाइमेट फास्ट की, क्योंकि ये जो पूरा जो आंदोलन शुरू हुआ है दोस्तों ये क्लाइमेट फास्ट के नाम से शुरू हुआ है। यानी क्लाइमेट का यहाँ पर क्या से निकलकर सामने आता है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्चुअल में आप सभी को जब लद्दाख के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो लद्दाख का आपको एक क्लाइमेट याद निकलकर जो सामने आता है वो कुछ इस प्रकार से आप इस वीडियो में समझ सकते हो कि वहाँ की सोनेरी घाटियां निकलकर सामने आती है, वहाँ के जो अच्छे तरह से दोस्तों आप देख पाओगे जो जीव जंतु निकलकर सामने आते हैं, वहाँ की जो पूरी घाटियां हैं, वहाँ की जो दोस्तों नदियां हैं या फिर वहाँ के जितने भी झील आपको देखने को मिलते हैं, क्या मनोरम दृश्य है दोस्तों लद्दाख का। और इस चीज की रक्षा करने के लिए दोस्तों उनकी मांग है कि जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है दोस्तों वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लगवाना चाहती है। जैसे बहुत सारे आज के समय आपको क्षेत्र देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंतर्गत जैसे जोशीमठ आज देखने को मिलता है, इन सब जगह में दोस्तों इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया है कि आज पूरी तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर के संकट में है, नेचुरल हजार्ड के संकट में है। उसी प्रकार से दोस्तों इनका मानना है कि यहाँ पर भी दोस्तों जो सरकार है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना करना चाहती है, जिससे यहाँ के लोगों की संस्कृति सभ्यता खतरे में तो आएगी, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ये भी पूरी तरह से नेचुरल हजार्ड्स के संकट में आ जाएगा। इसीलिए उनकी मांग है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। इसी कारण से भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है और यही कारण है कि दोस्तों इनका जो नाम है क्लाइमेट फास्ट रखा गया है। अब इतने बड़े प्रोटेस्ट को लेकर दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ अपने ओपिनियन रखे गए थे। गवर्नमेंट ने दोस्तों कुछ सुझाव दिया था, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए, वहाँ की जो सरकारें हैं या फिर वहाँ की जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत करते हुए अपना कुछ सुझाव प्रस्तुत किया था। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था कि दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आर्टिकल 371 को इम्पोज किया जा सकता है। अब आर्टिकल 370 की हम बात नहीं करें, आर्टिकल 370 से बिल्कुल अलग हमें आर्टिकल 371 देखने को मिलता है। मतलब यह है कि दोस्तों गवर्नमेंट उनको 6th शेड्यूल में शामिल नहीं कर सकती है। इसका क्यों, ये कारण बेसिकली यह है कि दोस्तों अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलते हैं, मणिपुर जैसे राज्य देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर आपको जो शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। फिर उनके भी आंदोलन निकलकर सामने आएंगे कि उनको भी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए,
उनको भी अपने एडीसी की स्थापना किए जाने का दोस्तों प्रावधान किया जाना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में एक बहुत बड़ी ये है बाध्यता है कि दोस्तों वो कभी भी जो है लद्दाख के अंदर में दोस्तों उसको 6th शेड्यूल में शामिल नहीं कर सकते, वरना दोस्तों उनको नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत से राज्यों को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात उठ जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर निकल कर आती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर आर्टिकल 371 के द्वारा जो लद्दाख के लोगों की मांग है उनको पूरा कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल जो 371 होता है वो किसी विशेष राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो। इन सब राज्यों के अंदर दोस्तों किसी विशेष प्रकार के प्रावधान दिए जाते हैं कि कुछ सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने के लिए वहां के लोगों के लिए कुछ चुनिंदा अधिकार दिए जाते हैं। तो वो आर्टिकल 371 के तहत जो 6th शेड्यूल की मांग है उनको हटाते हुए सीधा आर्टिकल 371 के तहत उसको दे दिया जाए। दोस्तों ये गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं या फिर जो लद्दाख के लोग हैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, कि उनका सीधा सा मांग यही है कि उनको सीधा 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। वो आर्टिकल 371 को वहाँ पर नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि दोस्तों अभी हमारा जो बजट सीजन समाप्त हो चुका है और हम दोस्तों सीधा जो है अब मानसून सीजन की तरफ में जाने वाले हैं, और मानसून सीजन दोस्तों अभी काफी लंबे समय के बाद शुरू होने वाला है। ऐसी अवस्था में हम सबको पता होना चाहिए कि जब मानसून सीजन तैयार होगा तो उसके लिए तो काफी लंबा समय लगेगा। अगर 6th शेड्यूल को शामिल करने की बात हो या आर्टिकल 371 को लागू करने की बात हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में दोस्तों हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए दोस्तों हमें जो है संसद का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारा बजट सेशन खत्म हो जाने के बाद दोस्तों जो मानसून सीजन है उसको आने में काफी लंबा समय लगेगा। तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि दोस्तों जून जुलाई के आसपास से दोस्तों अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो है किसी प्रकार की व्यवस्था किया जाना गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं हो पाए। दूसरी जो यहाँ पर प्रॉब्लम निकलकर सामने आई थी दोस्तों क्लाइमेट की, जब मैंने आपसे बात किया तो गवर्नमेंट इसका भी एक उपाय निकलकर सामने आया कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंडस्ट्रीज की स्थापना नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर सोलर पैनल्स की स्थापना करेगी, बड़े बड़े सोलर पार्क की स्थापना करेगी। यहाँ पर दोस्तों एक कैबिनेट के द्वारा एक बिल अप्रूव किया, एक दोस्तों प्लान अप्रूव किया गया था, जहाँ पर दोस्तों कुछ 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। यहाँ पर दोस्तों 7.5 गीगावाट के आसपास दोस्तों जो सोलर पैनल का एक पूरा पैनल था उसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा था, जिसके कारण दोस्तों बड़ी बड़ी जो कंपनियां कोई वह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों सोनम वांगचुक निकलकर सामने आते हुए कहते हैं कि यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े जो पशु है, भेड़ है, जो इतने देखने को मिलते हैं, इनको चराने वगैरह के लिए दोस्तों अगर इन सब चीजों को स्टैब्लिश कर दिया जाता है तो फिर उनको चराने के लिए घास वगैरह जो उपयुक्त होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो दोनों तरफ से अगर आप देखोगे तो ना तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाए, और जब दोस्तों यहाँ पर सोलर पार्क की स्थापना करने की बात है तो उनका भी दोस्तों जो है पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया जाता है। मतलब पूरी तरह से दोस्तों जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका यहाँ पर हमको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोस्तों जो पूरा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहाँ पर गवर्नमेंट की दोस्तों अपने कुछ राय दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सोनम वांगचुक भी एक तरफ दोस्तों अपने मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में इन चीजों में आप क्या सोचते हैं। लेकिन जो दुख की बात दोस्तों मुझे ये लगती है कि जो लद्दाख दोस्तों आज जिसको हम इस तरह से जानते हैं कि इस तरह से उसके मनोरम घाटियों के लिए जानते हैं, इतने अच्छे सौंदर्य के लिए जानते हैं, उसकी प्रकृति के लिए जानते हैं, जहाँ पर लोगों का सपना होता है कि दोस्तों वो लद्दाख के अंदर में जाएंगे घूमने के लिए। आज दोस्तों बड़े बड़े क्रिएटर्स जो कि दोस्तों व्लॉग वहाँ पर जाकर बनाते हैं, वहाँ के लोगों से जाकर मिलते हैं, वहाँ के लोगों को दिखाकर अपने वीडियो में काफी ज्यादा व्यूज लेकर आते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए दोस्तों आज उनके लिए दोस्तों आज वीडियोस नहीं बना रहे हैं। ये मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, या मुझे बड़ा ही शर्मिंदगी लगता है। हम जब दोस्तों अपने लिए उनके लोगों का यूज करते हैं, लेकिन जब उन लोगों के लिए बात आई है, उन लोगों के लिए दोस्तों किसी प्रकार के हमें अपनी मदद करने की बात है तो हम दोस्तों इस चीज में पीछे हट रहे हैं। लेकिन इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर जो आपका ओपिनियन होता है मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही मायने रखता है। तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारा जो कमेंट बॉक्स होता है आपकी राय के लिए 24 घंटे खुला रहता है। और जैसा कि हर वीडियो के एंड में दोस्तों हम हमेशा आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को पैदा अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और समाहित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।